10 अप्रैल 1912 आरएमएस टाइटैनिक दुनिया के सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज अपने जमाने का अपने पहले सफर पे निकलता है। ये जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा है और इसमें हर तरह के लोग बैठे हुए हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्टर्स से लेकर इमिग्रेंट्स तक जो अमेरिका जा रहे हैं एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। इस जहाज की कमांड संभाले हुए हैं 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। पैसेंजर्स में, पब्लिक में और मीडिया में बहुत एक्साइटमेंट है इस टाइटैनिक जहाज को लेकर। ये दुनिया की सबसे बड़ी शिप है जो 269 मीटर्स लेंथ में और 50 मीटर से भी ज्यादा हाइट में है और जितना लग्जरी इस जहाज को बनाया गया है आउटस्टैंडिंग। उस जमाने में इस शिप को बनाने के लिए $7.5 मिलियन खर्च हुए थे, जो कि इन्फ्लेशन के हिसाब से बताऊं तो आज के $400 मिलियन से भी ज्यादा बनते हैं। शिप के अंदर की डेकोरेशंस और फैसिलिटीज किसी 5 स्टार होटल से भी कहीं ज्यादा है। स्टेन ग्लास की विंडोज, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, 2 बिग साइज ग्रैंड स्टेयरकेसेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, एक स्क्वॉश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट्स, 2 बार्बर शॉप और एक लाइब्रेरी भी। और तो और जिस तरह के सेफ्टी फीचर्स का यूज करा गया था इस टाइटैनिक को बनाने में, इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था। इसके बनाने वालों का कहना था कि ये एक ऐसी शिप है जो कभी डूब ही नहीं सकती। व्हाइट स्टार लाइन उस कंपनी का नाम था जिसने इस टाइटैनिक जहाज को बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट फिलिप A.S. फ्रैंकलिन इतने कॉन्फिडेंट थे इस चीज को लेकर, उन्होंने पब्लिक के सामने आकर ओपनली कहा था, दिस शिप इज अनसिंकेबल। लेकिन अपने पहले सफर पे रवाना होने के सिर्फ 2 ही दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को आइस वार्निंग्स मिलने लग जाती हैं। मतलब जिस अटलांटिक ओशन पे ये तैर रहा है, ये जहाज अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है, वहां पर आइस मौजूद है, पानी में आइसबर्ग्स मौजूद हैं। जो खतरा है इस जहाज के लिए, ये आइस वार्निंग्स कोई आम बात नहीं है। समंदर से गुजरने वाले शिप्स अपने आसपास वाले शिप्स को रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करके बताते रहते हैं कि समंदर के इस एरिया में बहुत ज्यादा आइस मौजूद है, तो ध्यान से आगे बढ़ना। वार्निंग्स को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक अपने कोर्स को 2 दफा बदलती है, अपने रास्ते को 2 दफा बदलती है डेंजर को अवॉइड करने के लिए, लेकिन अपनी स्पीड स्लो नहीं करती। 21.5 नॉट्स जो कि 40 किलोमीटर पर आवर की इक्वल है, इतनी ही स्पीड से ये शिप आगे बढ़ता रहता है। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 7 मोर आइस वार्निंग्स दी जाती हैं, बट कैप्टन स्मिथ और उनका क्रू इन वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं। टाइटैनिक की स्पीड स्लो नहीं करते और वक्त के साथ साथ सूरज गुरूब हो जाता है और रात हो जाती है। ठंड भी बढ़ने लगती है। 14 अप्रैल 1912 की रात के बारे में एक खास बात ये भी है कि उस रात चांद आसमान में नहीं दिखा था और जब मूनलाइट नहीं थी तो विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी इस रात। शिप के ऊपर एक क्रूज नेस्ट होता है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जो काफी हाइट पे होता है। ऑल द टाइम यहाँ पे किसी को बिठा के रखा जाता है कि सामने जहाज के क्या आ रहा है वो नजर रखता रहे। तो जो बंदा इस लुकआउट पॉइंट पे बैठा था उसे बहुत तेज हवा और ठंड का सामना करना पड़ता है। रात के 11:39 पे फ्रेडरिक फ्लीट नाम का बंदा जो इस क्रूज नेस्ट में बैठा है, ऑल ऑफ सडन ये अपने सामने एक बड़ा सा आइसबर्ग देखकर जल्दी से वार्निंग बेल बजा देता है ताकि नीचे बैठे लोग फौरी कोई एक्शन लें। फौरन से कॉल करता है ऑफिसर्स को ब्रिज पर, जोर जोर से कहता है कि हमारे सामने एक आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज का रुख बदलो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम ब्रिज पे इस इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं और इंजन रूम को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि शिप को लेफ्ट डायरेक्शन में घुमा दो, लेकिन बदकिस्मती से बहुत देर हो चुकी है और सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 पे जहाज इस आइसबर्ग से टकरा जाता है। Titanic was a new breed of luxury liner. Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was serious because I didn't think it was possible a big ship like that could sink. ये आइसबर्ग कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। लेंथ में ये 200 बाई 400 फीट का था और हाइट में ये क्रूज नेस्ट तक आ रहा था। साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि इस आइसबर्ग का वेट तकरीबन 1.5 टन रहा होगा। आइसबर्ग से शिप का कोलिजन फ्रंट राइट साइड से हुआ। बाय नेम कहा जाए तो बो के पास से हुआ। अब बो कौन सा हिस्सा होता है जहाज का? बो कहते हैं जहाज के आगे वाले हिस्से को। बो के ऊपर जो हिस्सा होता है उसे स्टर्न कहते हैं और उसके नीचे जो बाहर निकला हुआ पार्ट होता है उसे कील कहते हैं। नियरली 10 सेकेंड्स तक टाइटैनिक शिप इस आइसबर्ग के साथ कोलाइड करती रही और एक बहुत बड़ा क्रैक पड़ गया जिसकी वजह से शिप की मेन बॉडी में कुछ होल्स भी हो गए। अब सवाल आता है कि एक बर्फ का टुकड़ा एक मेटल को कैसे काट सकता है? तो इस आइसबर्ग का वजन इतना ज्यादा था, साइज में बहुत बड़ा था, इसलिए इस आइसबर्ग से टाइटैनिक शिप को इतना सीरियस डैमेज हुआ। कोलिजन के कुछ ही सेकंड्स बाद कैप्टन स्मिथ और शिप के आर्किटेक्ट थॉमस
लॉस एंड्रयूज फौरी पहुंचे ये देखने के लिए कि इस इम्पैक्ट से कितना नुकसान पहुंचा है इस शिप को, और इसी वक्त इनको अंदाजा हो गया कि ये जहाज तो डूब जाएगा। ये बात बहुत शॉकिंग थी क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जहाज तो अनसिंकेबल है, कभी डूब ही नहीं सकता। ऐसा इसलिए माना जाता था कि इसमें सेफ्टी फीचर्स बहुत कमाल थे। दो मेन सेफ्टी फीचर्स थे जिसकी वजह से इसे ऐसा माना जाता था। पहला, इस जहाज के अंदर एक डबल बॉटम हल था। हल जो होता है वो जहाज की मेन बॉडी को कहा जाता है। डबल बॉटम हल का मतलब है कि दो लेयर्स लगी हुई हैं यहाँ पे, अगर नीचे से एक लेयर टूट भी गई तो दूसरी लेयर बचा लेगी। और दूसरा, जो पूरे शिप की मेन बॉडी है उसे 16 डिफरेंट वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करा गया है। 16 में से अगर 4 कंपार्टमेंट्स भी भर गए पानी से तो भी जहाज डूबेगा नहीं। लेकिन आइसबर्ग से जहाज को जो डैमेज हुआ था वो शिप के साइड में हुआ था, तो यहाँ डबल बॉटम हल किसी खाते में ही नहीं रहा क्योंकि साइड में तो सिंगल ही लेयर लगी हुई थी। और दूसरा कि ये इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में से 6 पड़ चुके थे और उसमें पानी भर चुका था। लिमिट सिर्फ 4 की थी, तो 6 वाटर कंपार्टमेंट्स में पानी भर जाने का मतलब ये था कि अब इस शिप को डूबने से नहीं बचाया जा सकता। ये अनसिंकेबल जहाज भी अब पानी में डूबने वाला था। इम्पैक्ट के करीब 20 मिनट बाद रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं अपने क्रू को कि एक डिस्ट्रेस कॉल भेजो रेडियो पर कि अगर कोई आसपास जहाज हो तो सिग्नल फाइंड कर लें और हमें बचाने के लिए आ जाएं। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप अगेन एंड अगेन कंटिन्यूअसली वो सिग्नल भेजते रहते हैं बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन वो हार नहीं मानते कि कोई तो जहाज होगा आसपास जो हमारा सिग्नल सुन ले। 20 मिनट बाद 12:20 पे एक जहाज आरएमएस कारपेथिया जो टाइटैनिक के पास मौजूद था वो इस सिग्नल को पकड़ लेता है। रेडियो पर टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करता है और डिसाइड करता है कि जहाज को टाइटैनिक की तरफ घुमाओ, हम वहां मदद के लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि ये जहाज पास तो था लेकिन फिर भी 107 किलोमीटर दूर था। अगर ये अपनी टॉप स्पीड पे भी चलकर टाइटैनिक की तरफ जाएगा तो भी इसे टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 आवर्स मस्ट रिक्वायर्ड है। बाकी क्रू मेंबर्स रॉकेट एंड फ्लेयर चलाते हैं आसमान में कि आसपास कोई शिप हो तो आ जाए उनके पास, बट अनफॉर्चुनेटली कारपेथिया शिप के अलावा कोई रिस्पांस नहीं आया। इसी बीच कैप्टन ऑर्डर देते हैं कि पैसेंजर्स को एवैक्यूएट करा जाए। शिप में मौजूद लाइफ बोट्स का इस्तेमाल करके अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल्स औरतों और बच्चों को पहली प्रायोरिटी मिलेगी लाइफ बोट्स में बैठने की। पैसेंजर्स की बात करी जाए तो पैसेंजर्स तो बिल्कुल रिलैक्स है क्योंकि सबका यही मानना था कि टाइटैनिक तो अनसिंकेबल शिप है, तो परेशान होने की कोई बात नहीं। क्योंकि व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने जो एडवर्टाइजमेंट करी थी वो तो बार बार यही कह रही थी कि टाइटैनिक इज अनसिंकेबल। तो ठीक है, टकरा गया होगा किसी आइसबर्ग से लेकिन टाइटैनिक नहीं डूबने वाला। और यही रीजन था कि जब पहली लाइफ बोट पानी में उतारी गई तो 65 लोगों की कैपेसिटी वाली बोट में सिर्फ 28 लोग गए और उधर वक्त के साथ साथ एक के बाद एक कंपार्टमेंट पानी से भरता गया। जहाज अब टेढ़ा होने लगा और अब पैसेंजर्स को एहसास होने लगा कि ये जहाज भी डूब सकता है। और जब ये रियलाइज हो गया पैसेंजर्स को तो शोर मच गया और पैनिक में लोग इधर उधर भागने लगे। रात के 1 बजे तक पानी इतना ज्यादा भर चुका था फ्रंट के कंपार्टमेंट्स में कि शिप का बो पानी में डूबने लगा और इसकी वजह से जो पीछे का हिस्सा था शिप का वो उठ गया और पानी के बाहर आ गया। और जब सिचुएशन इतनी बिगड़ गई तो लोगों में भी दहशत बढ़ गई। लोग एक दूसरे के साथ लड़ने लगे लाइफ बोट में बैठने के लिए क्योंकि लाइफ बोट्स की शदीद कमी थी शिप पे। सिर्फ 20 लाइफ बोट्स अवेलेबल थी शिप पे जिसपे अप्रोक्सीमेटली 1200 लोग आ सकते थे और जहाज में टोटल 2200 लोग थे। रात के 2:05 पे इस जहाज की लास्ट लाइफ बोट भी शिप से पानी में उतार दी जाती है लेकिन शिप में अभी भी 1500 लोग मौजूद थे। इस सिचुएशन में कुछ लोगों ने कोशिश करी थी लाइफ बोट में जगह छीनने की और कुछ लोगों ने मुकद्दर का लिखा कबूल कर लिया था और वो वहीं रुके रहे। अकॉर्डिंग टू द आई विटनेस 2:20 पे जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और फिर पूरी तरह से पानी के अंदर डूब गया। पूरे 3 घंटे भी नहीं लगे इस कभी न डूबने वाले जहाज को पूरी तरह से पानी के अंदर डूबने में। 1500 लोग जो जहाज पे मौजूद थे वो डूबने से मर गए और जिनको स्विमिंग आती थी वो हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए क्योंकि वाटर टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। कहा जाता है कि टाइटैनिक शिप के कैप्टन स्मिथ आखिरी वक्त तक अपने व्हील के साथ ही खड़े रहे और जहाज के साथ ही डूब गए और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था खुद को गोली मारकर। आरएमएस कारपेथिया शिप जो टाइटैनिक की तरफ हेल्प के लिए निकला था वो लोकेशन पे पहुंचता है 3:30 बजे। उन लोगों को बचाने के लिए करीब 1 घंटा लेट जो जहाज में मौजूद थे लेकिन लोग लाइफ बोट से निकल गए थे। तकरीबन 705 लोग थे, उन्हें ये जहाज सक्सेसफुली बचा लेता है। टाइटैनिक के इस डिजास्टर के बाद बहुत से सवाल उठे, इन्वेस्टिगेशंस करवाई गई और फिर बहुत सी बातें सामने आई जिसे देखकर सब शॉक में रह गए क्योंकि उस रात एक और शिप था उसी समुद्र में जो सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था टाइटैनिक से और जो टाइम पर पहुंच सकता था टाइटैनिक पैसेंजर्स को बचाने के लिए। उस जहाज का नाम था एसएस कैलिफोर्नियन। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने से ठीक 1 घंटा पहले आइसबर्ग वार्निंग का आखिरी मैसेज एसएस कैलिफोर्नियन की तरफ से ही आया था।
उसके बाद 11:15 पे उस जहाज ने अपना रेडियो ऑफ कर दिया था। कैलिफोर्नियन शिप रात में रुक गया और सुबह के इंतजार में था कि दिन की रोशनी में आगे बढ़ेगा। यही वजह थी कि इस शिप को कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं पहुंच पाया। ये जहाज इतना करीब था कि टाइटैनिक के डेक पर मौजूद लोगों ने इसे देखकर कहा कि एक जहाज करीब ही है, जल्द ही हमें बचाने के लिए पहुंच जाएगा। बट ये कैलिफोर्नियन शिप तब भी नहीं पहुंचा जब रॉकेट एंड फ्लेयर्स हवा में उड़ाए गए। इवन कैलिफोर्नियन शिप के क्रू मेंबर्स ने टाइटैनिक से निकलने वाले रॉकेट्स को भी देखा था और अपने कैप्टन स्टैनले लॉर्ड को भी इन्फॉर्म करा था। बट कैप्टन लॉर्ड ने कहा कि ये कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं, बल्कि टाइटैनिक पे अमीर लोग जा रहे हैं पार्टी करते हुए। लेकिन अगर कैप्टन स्टैनले लॉर्ड इन रॉकेट्स एंड फ्लेयर्स को सीरियसली लेते तो टाइटैनिक पे मौजूद कितने पैसेंजर्स की जान बच सकती थी। फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग अपना रेडियो ऑन करते हैं तो इन्हें SOS कॉल्स मिलते हैं टाइटैनिक से। ये वहां पे पहुंचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सिर्फ डेड बॉडीज पानी में फ्लोट करती हुई दिखती हैं। इन्वेस्टिगेशन में इंक्वायरी कमेटी स्टैनले लॉर्ड पे ब्लेम डालती है, लेकिन क्या इतने बड़े डिजास्टर के पीछे सिर्फ एक इंसान हो सकता है क्या? और भी काफी सारी गलतियां थी, जैसे सफिशिएंट लाइफ बोट्स नहीं थी, क्योंकि जिसने इस जहाज को बनाया था उन्हें तो लग रहा था कि ये जहाज तो कभी डूब ही नहीं सकता, तो लाइफ बोट्स की क्या जरूरत। दूसरी बड़ी गलती कि टाइटैनिक के कैप्टन ने सेफ्टी ड्रिल्स कंडक्ट नहीं करवाई थी, क्योंकि जिस दिन टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया उस दिन एक सेफ्टी ड्रिल होनी थी, बट कैप्टन ने वो कैंसिल कर दी, यही सोचकर कि ये जहाज तो अनसिंकेबल है। अगली बड़ी गलती थी स्टीयरिंग व्हील पर मौजूद स्टेयर्समैन रॉबर्ट हिचन्स की, क्योंकि जब उस रात कहा गया कि सामने आइसबर्ग मौजूद है, शिप को लेफ्ट साइड टर्न कर लो, बट पैनिक में आकर उन्होंने मैसेज को मिसअंडरस्टैंड कर लिया और जहाज को राइट तरफ घुमा दिया। ऐसा करने से जहाज मजीद आइसबर्ग के पास चला गया। जब तक इन साहब ने अपनी गलती सुधारी तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। ब्रिटिश इंक्वायरीज ने ये पता लगाया कि इतनी सारी वार्निंग्स के बावजूद भी ये जहाज फुल स्पीड से आगे बढ़े जा रहा था। कैप्टन ने स्पीड स्लो क्यों नहीं करी? क्या वजह थी कि कैप्टन ने स्पीड स्लो नहीं करी? तो बताया जाता है कि जोसेफ ब्रूस, जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के, उन्होंने कैप्टन स्मिथ को प्रेशराइज करा कि शिप की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो चाहते थे कि इस जहाज का पहला सफर 6 दिन के अंदर ही पूरा हो जाना चाहिए, ताकि एक रिकॉर्ड बना सकें। 14 अप्रैल को दोपहर 2 बजे कैप्टन स्मिथ ने जोसेफ को आगाह भी करा था, आइस वार्निंग्स है, हमें स्पीड स्लो कर लेनी चाहिए। लेकिन जोसेफ ने बात नहीं मानी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि स्पीड स्लो हो किसी भी सूरत। इस एक डिजास्टर ने बहुत सारी चीजों को बदल दिया। काफी सारे नए स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशन सेट करे गए, जिससे कि आइंदा ऐसी तबाही ना हो। 1914 में एक इंटरनेशनल आइस पेट्रोल को बनाया गया, जिससे कि आने वाली शिप्स को वार्न करा जा सके उन आइसबर्ग्स के हवाले से जो कि उनके रास्ते में आ रहे हों। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, सोलास, एक ट्रीटी साइन करी गई, जिसमें नए स्टैंडर्ड सेट करे गए शिप्स के हवाले से, जैसे कि लाइफ बोट्स रेगुलेशन बनाई गई थी कि जितने भी शिप्स हैं उन पे सफिशिएंट क्वांटिटी में लाइफ बोट्स का होना बहुत जरूरी है। जब टाइटैनिक डूबा तो इसका मलबा ढूंढने में 70 साल का तवील अरसा लगा, और फिर सितंबर 1985 में एक अमेरिकन ओशन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बलार्ड और एक फ्रेंच ओशियानोग्राफर लुइस माइकल ने समंदर के नीचे जाकर टाइटैनिक को ढूंढा। ओशन सरफेस से ठीक 3800 किलोमीटर नीचे इसका मलबा पाया गया। 2 अलग अलग टुकड़े मिले इस शिप के। ये दोनों टुकड़े एक दूसरे से करीब 600 से 800 मीटर दूर थे। आज इतने सालों बाद जो शिप पानी के अंदर डूबी हुई पड़ी है, उसे पानी ने गला दिया है। एक्चुअल शिप कुछ ऐसी दिखती थी और अब पानी में सिर्फ इस शिप का इतना ही हिस्सा बचा है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया इस शिप को गला रहे हैं और प्रिडिक्ट करा जा रहा है कि 2030 तक इसका कोई निशान नहीं रहेगा। आज इतने सालों बाद भी टाइटैनिक में लोगों का भरपूर इंटरेस्ट बाकी है। 2012 में एक ऑस्ट्रेलियन बिलियनियर क्लाइव पामर ने ये प्लान करा था कि वो टाइटैनिक 2 बनाएंगे, ओरिजिनल टाइटैनिक शिप का कॉपीकैट शिप। साथ ये भी कहा कि वो सेम रूट चलेगा, उस जहाज में एक एक चीज एग्जैक्ट उसी तरीके से बनाई जाएगी जैसे कि ओरिजिनल टाइटैनिक में थी। इस प्रोजेक्ट को 2016 में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ है और हो सकता है कि आगे भी कभी पूरा नहीं हो, क्योंकि लोगों का इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि आज के लोग पुराने जमाने के जहाज में सफर करना पसंद नहीं करेंगे शायद, तो शायद जहाज बनने से पहले ही डूब गया हो। तो अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको टाइटैनिक के हवाले से पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको भी टाइटैनिक के हवाले से कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेशन हो जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताई हो। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।